नमस्कार, मैं मुकेश सैनी, पीजीटी मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोरी, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी, इस एजुसेट टेलीकास्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये हम एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स यूनिट का एक पोर्शन पढ़ेंगे। जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं कि इस टॉपिक में हम दिए हुए फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मैक्सिमा और मिनिमा का हमारी डेली लाइफ में क्या काम है, हमारे लिए क्या इसका यूज है। कुछ हम यूज पर चर्चा करना चाहेंगे। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि अगर हमें एक फंक्शन मालूम है जो वेलोसिटी या स्पीड को कॉस्ट से कनेक्ट करता है किसी ट्रेन, मैं एक फंक्शन ले लेता हूं जैसे c इक्वल टू, ये कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है 4 प्लस एक्स क्यूब ओवर 2000। अब अगर हम इंटरेस्टेड हो कि हम किसी ट्रेन को किस स्पीड में चलाएं कि कॉस्ट मिनिमम आए, तो अब वो कैसे फाइंड कर सकते हैं। मैक्सिमा मिनिमा की अगर हमें नॉलेज है तो हम एक ऐसी स्पीड ऑब्टेन कर सकते हैं इनके माध्यम से जिससे कि हमारी ट्रेन मिनिमम कॉस्ट में रन करेगी। इसी तरीके से अगर कोई फैक्ट्री मालिक है और उसे अपने प्रोडक्शन के बारे में पता है कि उसका प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, तो वो मालूम कर सकता है कि कितने आइटम्स वो प्रोड्यूस करें जिससे कि उनका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो जाए। इसी तरह से कुछ लैंड डेवलपर्स हैं जो जमीनें खरीदते हैं, बेचते हैं। अगर उनको बहुत सारे प्लॉट्स मिल रहे हैं रेक्टेंगुलर शेप के, मान लो उनको प्लॉट्स मिल रहे हैं, अब वो इंटरेस्टेड हैं कि एक सेम एरिया वाले प्लॉट्स खरीदना चाहते हैं, जैसे 100 स्क्वायर मीटर के वो प्लॉट्स खरीदना चाहते हैं, लेकिन डायमेंशंस उनकी अलग अलग। अब उनकी रिक्वायरमेंट ये है कि वो ऐसे प्लॉट खरीदना चाहेंगे जिनकी फेंसिंग में कम से कम पैसा लगे। तो इसके लिए अगर उन्हें मैक्सिमा और मिनिमा की नॉलेज है तो वो ऐसे प्लॉट्स का सिलेक्शन कर सकते हैं जिनकी पेरीमीटर मिनिमम हो। ये कुछ हमने डेली लाइफ एग्जांपल्स की बात की है। इसी तरह से अगर हम प्रोफेशन के हिसाब से बात करें तो अलग अलग प्रोफेशंस में इनका अलग अलग यूज भी है। जैसे अगर हम डॉक्टर्स की बात करें तो डॉक्टर्स अगर उसको मैक्सिमा और मिनिमा की नॉलेज है तो कोई भी डॉक्टर ये डिसाइड करने में इस नॉलेज का यूज कर सकता है कि किसी पर्टिकुलर पेशेंट को एक पर्टिकुलर बीमारी में किसी मेडिसिन की कितनी डोज दी जाए जिससे कि उस मरीज को हम ठीक कर सकें। क्यों कि अगर वो ज्यादा मात्रा में दे दी गई तो नुकसान कर सकती है, कम मात्रा में दी गई तो वो असर नहीं करेगी। इसी तरह से आर्मी के लिए भी मैक्सिमा और मिनिमा का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई दुश्मन का हेलीकॉप्टर इस कर्व के अलोंग ट्रेवल करता हो और एक सोल्जर यहां खड़ा हुआ है, सपोज क्यू पॉइंट पर है, और वो सोल्जर उस हेलीकॉप्टर को टारगेट करना चाहता है, तो निश्चित रूप से वो उस समय टारगेट करना चाहेगा जबकि ये डिस्टेंस मिनिमम हो, क्योंकि वहां से वो अच्छी तरह से उस हेलीकॉप्टर को टारगेट कर पाएगा। तो अगर उस सोल्जर को मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में पता है तो वो एक ऐसी पोजीशन चूज कर पाएगा जहां से हेलीकॉप्टर और उस सोल्जर की जो डिस्टेंस है
वो मिनिमम हो। तो ये तो कुछ डेली लाइफ की, कुछ प्रोफेशंस की बात हुई। अब मैथमेटिक्स में मैक्सिमा और मिनिमा हमारे लिए क्या मायने रखते हैं, आइए इसके बारे में हम आज पढ़ाई करेंगे। मैं एक किसी फंक्शन f(x) का ग्राफ लेता हूं। सपोज ये हमने एक y = f(x) का ग्राफ लिया, इस तरीके का मैं ग्राफ ले रहा हूं। आप यहां पर इन पॉइंट्स को देखिए, ये जो कुछ पॉइंट्स हैं A, B, C और D, तो ये जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं, ये पॉइंट्स कुछ विशेष पॉइंट्स हैं। इसमें आपने क्या खास बात देखी है कि ये एक ऐसे पॉइंट हैं जहां पर फंक्शन की जो वैल्यू है वो अपने नेबरिंग पॉइंट्स के मुकाबले में ज्यादा है। इसी तरह से अगर मैं इन पॉइंट्स की बात करूं, E, F और G, तो ये ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर फंक्शन की वैल्यू अपने पड़ोस वाले पॉइंट के मुकाबले में कम है। तो ये जो पॉइंट हैं A, B, C और D, इनको हम पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा कहते हैं, आर पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा इसलिए क्योंकि इन पॉइंट्स पर फंक्शन की जो वैल्यू है वो अपने पड़ोस वाले पॉइंट के मुकाबले में या तो बराबर है या उससे ज्यादा है। इसी तरह से ये जो पॉइंट्स हैं E, F और G, इनको हम कहेंगे पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा। किसी दिए हुए इंटरवल में किसी फंक्शन के बहुत सारे लोकल मैक्सिमा वाले पॉइंट हो सकते हैं। इसी तरह से किसी दिए हुए इंटरवल में बहुत सारे पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो सकते हैं। ये जो लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वाली वैल्यूज हैं, इन्हें हम एक्सट्रीम वैल्यूज भी कहते हैं। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये एक्सट्रीम वैल्यू वाले पॉइंट्स हैं, चाहे A हो, B हो, C, D, E, F या G। ये जितने भी पॉइंट्स हम देख रहे हैं, अगर हम इनको इकट्ठा एक नाम दें तो हम इनको एक्सट्रीम वैल्यूज कह सकते हैं, जहां पर फंक्शन की वैल्यू या तो अपने पड़ोस वाले पॉइंट के मुकाबले में सबसे ज्यादा होगी या सबसे कम हो। आप अगर इस ग्राफ को देखें तो आप देख सकते हैं कि हो सकता है कि कोई पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो और फिर भी उसकी वैल्यू किसी पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा से ज्यादा भी हो सकती है। तो एक डिपेंड करता है कि हम किस फंक्शन में, उस डोमेन में हम ग्राफ के बारे में स्टडी कर रहे हैं। अब मैं ये बात करना चाहूंगा कि किसी फंक्शन का पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कब होगा और पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा कब होगा। हम एक ग्राफ लें, हम पहले एक सिंपल ग्राफ लेते हैं और एक छोटे से हिस्से में बात करें। ये सपोज C पॉइंट, हम ये जो C पॉइंट हम देख रहे हैं, तो C के अड़ोस पड़ोस में हम दो पॉइंट लेते हैं। एक पॉइंट मैं ले लेता हूं C-H और ये जो पॉइंट है ये है C+H। यहां H जो है
वो मैंने एक पॉजिटिव क्वांटिटी ली है, लेकिन एक बहुत छोटी क्वांटिटी है। h यहां पर एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, लेकिन बहुत छोटी क्वांटिटी। तो अब ये C पॉइंट को हम अब देख रहे हैं कि अपने नेबरिंग पॉइंट के मुकाबले में यहां पर वैल्यू सबसे अधिक है। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर मैं इन पॉइंट्स को x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी का नाम दे दूं, तो इस इंटरवल में जो C है वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा भी। तो हम C को लोकल मैक्सिमा कब कहेंगे कि अगर C पर जो वैल्यू है बाकी सभी वैल्यू से ग्रेटर और इक्वल टू x हो। तो मैं डिफाइन कर सकता हूं ए फंक्शन fx किसी इंटरवल की अगर मैं बात करूं, ये फंक्शन fx इन एन इंटरवल, उसको हम नाम i दे दें, is said to have a local maxima at x equal to c if fc is greater or equal to fx for all x which belong to that interval। इसी तरह से अगर मैं एक दूसरा ग्राफ लूं, यहां पर मैं पॉइंट C ले लूं और इस C पॉइंट पर मैं देख सकता हूं कि वैल्यू जो फंक्शन की है वो अपने नेबरिंग पॉइंट्स के मुकाबले में सबसे कम है। तो अगर मैं इसके पास में दो पॉइंट्स ले लूं, एक C माइनस एच और एक C प्लस एच, तो C की जो वैल्यू है अपने नेबरिंग पॉइंट के मुकाबले में सबसे कम है। तो लोकल मिनिमा की अगर मैं बात करूंगा तो बिल्कुल इसी तरह से मैं दोहराऊंगा कि फंक्शन fx इन एन इंटरवल i इज सेड टू हैव ए लोकल मिनिमा एट x इक्वल टू c if value of the function at x equal to c is less or equal to fx for all values of x which are in this interval। तो अब हम ये सोच सकते हैं कि लोकल मैक्सिमम होने के लिए डेरिवेटिव्स हमारी क्या हेल्प कर सकते हैं। आपको याद होगा, आपने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस के बारे में पढ़ा। मैं इस लोकल मैक्सिमा के लेफ्ट साइड में देखता हूं। तो लेफ्ट साइड में अगर हम इस पॉइंट के देखें तो यहां पर फंक्शन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, और अगर मैं इसके राइट साइड में देखता हूं तो यहां पर फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो दो बातें होंगी। एक तो यहां पर जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा, या इसका डेरिवेटिव कहें तो वो पॉजिटिव होगा। अब अगर मैं राइट साइड की बात करूं तो राइट साइड ऑफ C में फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, तो यहां पर डेरिवेटिव dy by dx लेस देन 0 होगा, या फिर आप इसको ये भी कह सकते हैं कि f डैश x is positive and f dash x is negative। तो यानी अगर कोई पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है तो उस पॉइंट के लेफ्ट साइड में फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए, और उस पॉइंट के राइट साइड में फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव हो जाना चाहिए। यानी कि अगर हम लेफ्ट से राइट में जाते हैं तो फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव पॉजिटिव टू
नेगेटिव चेंज हो जाना चाहिए। अब अगर ये पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हुआ है तो इसका एक मीनिंग ये भी निकल रहा है कि कोई ना कभी तो पॉजिटिव से नेगेटिव जाते समय जीरो भी बीच में आया होगा। तो वो पॉइंट कौन सा है? वो पॉइंट सी है। यानी इससे हम ये भी समझ सकते हैं कि जहां पर पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है वहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो भी होगा। अब इसको हम लिख भी लेते हैं और ये हमारी हेल्प भी करेगा जब हम किसी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज फाइंड करेंगे। इसे हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो हम लिखते हैं कि एक फंक्शन एफ एक्स इज said to have a local maxima at x equal to c if f dash c minus h is positive and f dash c plus h is negative where h is a positive quantity। यानी आप इसको आसान शब्दों में समझ सकते हैं कि अगर x इक्वल टू c कोई पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है तो उस फंक्शन के लेफ्ट साइड में फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा और राइट साइड में फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि फंक्शन के डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो जाएगा। अब यही बात हम पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा के लिए देखते हैं। तो लोकल मिनिमा के लिए हम देख सकते हैं कि फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू हैव ए लोकल मिनिमा एट x इक्वल टू c इफ। अब आप यहां देख सकते हैं अगर c पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है तो c के लेफ्ट साइड में फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो यहां पर फंक्शन का जो डेरिवेटिव है, अगर फंक्शन के डेरिवेटिव की बात करेंगे इस पॉइंट पर, तो इस समय फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। और अगर हम c से आगे की तरफ चले जाएं तो c से कम पर है तो c माइनस h की बात कर लेते हैं। और अगर हम c से आगे चले गए तो जैसे ही हम c से आगे की तरफ गए फंक्शन इंक्रीज होना शुरू हुआ तो उसका मीनिंग हुआ कि फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। तो हम कह सकते हैं कि c के लेफ्ट में यानी f डैश c माइनस h नेगेटिव होगा और f डैश c प्लस h वो पॉजिटिव हो जाए। h हमें ध्यान रखना है कि एक पॉजिटिव क्वांटिटी ही लेना। यानी आप हमेशा जब भी किसी पॉइंट के बारे में डिसाइड करें तो पहले हमेशा उस पॉइंट के लेफ्ट साइड में उसकी वैल्यू फाइंड करें, उसके बाद में राइट साइड ऑफ द पॉइंट वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन फाइंड करें। अगर वैल्यू पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज होती है तो वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा। अगर फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू पहले नेगेटिव हो और बाद में पॉजिटिव हो जाए तो इसका मीनिंग होगा कि वो पॉइंट जो है वो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो। तो ये जो तरीका है इसे हम कहते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। हम इसको ब्रीफ में एक बार फिर समझ सकते हैं कि अगर आपको किसी फंक्शन के लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो आप फंक्शन लें और उसका डेरिवेटिव फाइंड कर लें। फिर उसके लेफ्ट साइड में
और राइट साइड में फंक्शन के डेरिवेटिव की साइन चेक करें। अगर पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज होता है तो वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा, और अगर चेंज होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव तो वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा। तो ये तो प्यारे बच्चों हमने लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के बारे में फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में पढ़ा। इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस हम अगले लेक्चर में लेंगे, लेकिन हम कुछ क्वेश्चंस का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज को बाय इंस्पेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम इन्हीं से शुरुआत करते हैं। अगर हमें कर्व एक फंक्शन दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, और मैं ये जानना चाहता हूं कि इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज क्या हैं। फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। तो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू हम फाइंड करेंगे। पहले मैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करूंगा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। हम अभी डेरिवेटिव्स का यूज नहीं कर रहे, हम बाय इंस्पेक्शन ही कोशिश करेंगे कि इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के बारे में पता लगाएं। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं एक्स की कोई जो वैल्यू है उसको बढ़ाता हूं तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी, और एक्स स्क्वायर इंक्रीज होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 भी इंक्रीज होगा। ये तो पॉजिटिव क्वांटिटीज की बात। अगर एक्स नेगेटिव है तो स्क्वायर होने के बाद भी वो पॉजिटिव हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस 3 जो है वो भी बढ़ता चला जाएगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि इस फंक्शन की कोई मैक्सिमम वैल्यू तो हम डिसाइड नहीं कर सकते। तो मैक्सिमम वैल्यू तो इसकी डिसाइड नहीं हो पाएगी। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड हियर। अब मिनिमम भी हो पाएगी कि नहीं वो सोचने वाली बात है। अब डिपेंड करता है एक्स स्क्वायर की वैल्यू पर। एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या, क्योंकि एक्स रियल नंबर है और एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 ही हो सकती है। 0 से कम एक्स स्क्वायर की वैल्यू कभी भी नहीं। अगर ये 0 होगा तो उस समय एफ एक्स की वैल्यू होगी 0 प्लस 3, यानी एफ एक्स होगा उस समय 3। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 वो हो गई 3। तो यानी मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज 3 एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड हियर। एक और हम प्रॉब्लम लेते हैं। मैं एक प्रॉब्लम ले रहा हूं एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 5 ले। अब यहां पर भी पहले हम मैक्सिमम की बात करें। अगर हम एक्स कोई पॉजिटिव क्वांटिटी यूज करते हैं तो जैसे जैसे एक्स इंक्रीज होगा वैसे वैसे ही मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 5 की वैल्यू इंक्रीज होती चली जाए। और अगर मैं एक्स नेगेटिव लेता हूं तो मॉड ऑफ एक्स में वो क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगी, और जैसे जैसे मैं एक्स की वैल्यूज कम करता चला जाऊंगा मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 5 की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन की भी मैक्सिमम वैल्यू तो हम डिटरमाइन नहीं कर पाए। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड हियर। अब बात रही मिनिमम की, तो मिनिमम के लिए हमें डिपेंड करना होगा मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू पर, और मॉड ऑफ एक्स की जो मिनिमम वैल्यू है वो एक बार फिर हम कह सकते हैं कि 0 है, क्योंकि 0 से कम इसकी वैल्यू नहीं हो सकती। और जिस समय इसकी वैल्यू 0 है तो एफ एक्स की वैल्यू उस समय 0 प्लस 5 होगी। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ एक्स इज 0। तो देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स
इज 0+5, यानी 5 तो उसकी मिनिमम वैल्यू है। हाँ, मैक्सिमम वैल्यू हम डिफाइन नहीं कर पाए। एक और प्रॉब्लम हम देखते हैं। अब की बार हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम ले लेते हैं, क्योंकि अभी तक हमने जो प्रॉब्लम्स ली हैं वो दोनों अलजेब्रिक थी। तो इंस्पेक्शन से हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। हालांकि हमेशा ऐसा हो ये जरूरी भी नहीं। इस बार हम लेते हैं sin x+3। तो बच्चों, आपको पता है sin x की मिनिमम वैल्यू -1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो sin x की वैल्यू क्योंकि -1 और 1 के क्लोज इंटरवल में होती है, तो sin x+3 की जो वैल्यूज हैं इसी तरीके से -1+3 और 1+3 के बीच में होंगी। यानी f(x) की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 2 होगी और मैक्सिमम वैल्यू 4 होगी। तो यहां पर ये फंक्शन ऐसा था जिसके हम मिनिमम वैल्यू भी फाइंड कर पाए, मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड कर पाए। हर फंक्शन के बारे में हम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को पता लगा ही लें, ऐसा जरूरी भी नहीं होता है, क्योंकि इससे पहले वाले 2 एग्जांपल्स थे तो वहां पर मिनिमम वैल्यू थी, मैक्सिमम वैल्यू हम फाइंड नहीं कर पा रहे। ये हमने जो एग्जांपल लिया इसमें हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दोनों फाइंड कर, लेकिन हर प्रॉब्लम में ऐसा नहीं होता है कि हम उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दोनों फाइंड कर पाए। आज हमने सिर्फ इतना ही समय हमने मिला है कि आज इंस्पेक्शन की हेल्प से ही हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को फाइंड कर सकें। जो डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स हैं, टिपिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें डेरिवेटिव की हेल्प लेनी ही पड़ती है। तो डेरिवेटिव्स की हेल्प से हम किसी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, ये हम अगले लेक्चर में सीखेंगे। तब तक आप आज के पाठ का अभ्यास करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। कोई बात नहीं।